बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज फिर से स्मोक के बारे में ज़रूर बात करूँगी स्टार्ट में ही। और हमारा जो पहला टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो भी हमारी आज स्मोक ही है। स्मोक के जो नुकसानात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है पाकिस्तान में लाहौर फिर से पहले नंबर पे आ गया है। आपको क्या लगता है ये बहुत ईजी है? इसमें कोई मसले नहीं है, अगर स्मोक फैल रही है तो फैले भाई। पूरी दुनिया में हम टॉप पे कर रहे हैं। हम 471 लाहौर में, आप देखें ये हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ख़तरनाक हद तक है। ये इतना डेंजरस है आपकी सांस के लिए, आपकी जो लंग्स है, ठीक है, आपका गला, नाक और दूसरी भी जो बीमारियां हैं वो हमें इससे पकड़ सकती हैं। आपकी आंखों के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है, आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल्स जितने भी हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगी कि अभी जो इतना हाई पीक जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप सबको यहाँ पर अभी छुट्टियाँ करा देनी चाहिए बच्चों की, ठीक है। अभी बच्चों के जो कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे, फर्स्ट टर्म हो रहे थे, मगर अब क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो फ्री हो जाएंगे, तो अब मैं आप सब स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग बच्चों की सेहत को देखते हुए अपनी भी सेहत का ख्याल करें और बच्चों की स्कूल की जो छुट्टी है उसके ऊपर काम करें। बच्चों के स्कूल नहीं होने चाहिए। हमसे हमारी तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं तो हम छोटे छोटे बच्चों को कैसे तकलीफ़ में देख सकते हैं? तो मेरी गवर्नमेंट से ख़ास अपील है, और मैं चाहूँगी जितने भी मीडिया के और इदारे हैं, लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन सब के तवस्सुस से मैं चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट है उनसे अपील करूँ, मरीम नवाज़ साहिबा से अपील करूँ कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनकी जो स्कूल है, प्लीज़ इनकी छुट्टियों की अपील को जो प्लीज़ मंजूर किया जाए। रेस्ट आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से हाई पे हाई होते जा रहा है दिन ब दिन, हम लोग अभी तक टॉप पे हैं। लाहौर इज़ नंबर 1 इन दिस। तो ये हमारा कोई अच्छा निज़ाम नहीं है यहाँ पे, जबकि हमारे ये जो स्मोक की गन्स वगैरह भी हैं, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर उसके बावजूद स्मोक के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अभी तक कोई कंट्रोल नहीं है स्मोक के ऊपर। इसलिए आज हम इसके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं सेहत को लेके, हम उस पर बात करेंगे। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो ये सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, ये आप लोगों के लिए कारआमद होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो देखने वालों को बताइए कि जो स्मोक है, जैसे हम बस थोड़ा सा धुआं मौसम सुबह उठते के साथ ही कहते हैं बड़ा खुशगवार है, और हम बाहर निकल के सांस लेना शुरू कर देते हैं, और बहुत से अहमकाना लोग ये कर भी रहे हैं। तो उनको प्लीज़ ये आगाही दीजिए, अवेयरनेस दीजिए कि किस तरीके से ये नुकसानदेह हो सकती है उन लोगों के लिए। देखिए, ये जो स्मॉग है बदकिस्मती सबसे पहले ये समझ लें कि ये हमारा अपना एक गिफ्ट है हमारी अगली जनरेशन को। ये एटलीस्ट बड़े शहरों का 5वां मौसम बन चुका है। और आई रिमेंबर कि एक डिकेड गुजर गया हमें इस पे बात करते हुए, और हर आने वाला साल जो पहले वाले साल से बुरा होता जा रहा है। लास्ट ईयर ओवरऑल हम ग्लोब में 3rd नंबर पे था पाकिस्तान एयर क्वालिटी के लिहाज से पूरी दुनिया में। और उसके बाद फिर यही था इंडिया और हमारी चल रही थी, कभी वो हमसे एंड रिमेंबर हमारा पॉपुलेशन गैप में हम एक मेजर डिफरेंस है जिस वजह से हम 3rd पे रहते हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन 1st पे होते तो शायद हम 1st पे होते जी। सो इसमें बहुत से केमिकल्स हैं, और ये इस मौसम में विजिबल है, और ठंड की वजह से ये अर्थ के करीब आ जाती है और हमें नज़र आती है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर ये किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो मेजर शहर में ये इनविजिबल क्लियर आलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर एग्जिस्ट करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोंट थिंक सो कि ये सिर्फ आपके एक्सपोज एरिया यानी स्किन को, आइज़, नोज़ को या लंग्स को डैमेज कर रही है। इसका इम्पैक्ट आलमोस्ट हर ऑर्गन पे है। लंग्स को तो डायरेक्टली डैमेज करती है, लेकिन जो इसमें पर्टिकुलर मैटर हैं जो कि छोटे ज़रात हैं जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन से भी कम है, जो हमारे एक बाल का 40 गुना से भी कम बनते हैं, वो जब लंग को पेनिट्रेट करके ब्लड में जाते हैं तो जहाँ ब्लड जाता है वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। really? बच्चों, जी बिल्कुल। और तो बच्चों में तो हमारी पूरी जिस्म में चला गया। देखिए बिल्कुल, बच्चों में वो उनके ब्रेन में जब जाते हैं उनकी मेमोरी को इम्पेयर करते हैं, और उनका जो कंसंट्रेशन की एबिलिटी को कम करते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो बुज़ुर्ग हैं या अडल्ट हैं रिलेटिवली, उनमें इसकी वजह से अल्जाइमर भी जल्दी हो जाता है। ये अब रिसेंटली जो डाटा आ रहा है वो बहुत अलार्मिंग है। उनके कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी उनकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस होती है, उनके ब्रेन का एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है। तो हम अभी तक तो सिर्फ बात करते रहे कि लंग्स की, तो अब अगर हम लिटरेचर देखें तो वो तो पूरा हमारी बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा है। इस सीज़न में
हार्ट अटैक का इशू बढ़ जाता है, हार्ट अटैक ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। सो ये जो है इसको डोंट टेक इट लाइट। ये आप, और ये ऐसी भी चीज़ है, देखिए एक और बात जो मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि अगर किसी को शुगर है तो हम कहते हैं जी चीनी का इस्तेमाल कम करें। सांस का क्या करें जी, सांस बंद तो कोई नहीं कर सकता, तो आपने सांस इसमें लेना ही लेना है, और अब उसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर करने पड़ने हैं। और तो इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस और कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं, प्लीज़ उनको भी इलैबोरेट कीजिएगा। देखिए सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूटर है मेजर सिटीज़ की, स्पेसिफिकली अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो वो है ट्रांसपोर्ट, और इसमें सबसे बड़ा जो एमिशन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की है, सल्फ़र है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर हाइड्रोजन भी, क्लोराइड भी, और भी बहुत से आते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ओजोन है। ओजोन जो है वो अगर हवा ज़मीन से एक लेवल तक ऊपर रहेगी तो वो प्रोटेक्टिव है, अगर वो नीचे आ जाएगी तो बहुत टॉक्सिक है, और वो आपकी स्किन को भी बर्न कर देती है, उसमें इतनी इसमें कैपेसिटी है। सो ये तो फुल ऑफ केमिकल्स हैं जो जिसको हम इनहेल कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे याद है कि मैं बांग्लादेश में रहती थी तो वहाँ पर भी स्कूल की बसेस पे जाती थी, फिर हम जब कनाडा रहते थे तो वहाँ पे भी स्कूल की बसेस पे जाते थे। जब हम पाकिस्तान आए तो फिर हम अपनी गाड़ियों पे जाना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये जो हमारी इंडिविजुअली एक एक घर से गाड़ी निकलती है, ये भी तो कितना नुकसानदेह है। अगर यही स्कूल की बसेस ट्रांसपोर्ट जो है वो काम करना शुरू कर दें तो जितनी हम फीसेस देते हैं स्कूल वालों को सब कुछ, तो अगर वो अपनी ट्रांसपोर्ट भी सब कुछ करें तो, और भले हमसे फ़ीस ले लें, काटें, जितना पैसा बाकी चीज़ों में दे रहे हैं तो हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी दे देंगे, बल्कि हमें सस्ता पड़ेगा। और ये जो इतना ट्रैफिक, इतना धुआं, इतना पोल्यूशन जो इकट्ठा होता है, इंडिविजुअली हर एक घर से एक एक गाड़ी निकलती है एक एक बच्चे को छोड़ने के लिए, तो वो बेहतर नहीं हो जाएगा कि अगर कोई 40 बच्चा एक बस के अंदर आता है, 50 बच्चा बस के अंदर आता है, 60 बच्चा बस के अंदर आता है, तो एटलीस्ट उस बस के अंदर वो 60 गाड़ियाँ 40 गाड़ियाँ कम तो हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, कार पूलिंग का कंसेप्ट होना चाहिए। देखिए अब आप लाहौर को भी देखिए, मेजर सिटीज़ जब भी देख लें, जो उनके कुछ टाउन्स हैं, मेजर टाउन्स हैं, वहाँ के लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे बच्चे इसी टाउन के अंदर स्कूल में जाएं, और वो एक ही गली से 10 गाड़ियाँ एक ही स्कूल की तरफ जा रही होती हैं। तो कार पूलिंग होनी चाहिए। कुछ प्रेशर गवर्नमेंट ने डाला है, और अच्छे स्कूल जो हैं वो पेरेंट्स से पूछ रहे हैं कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट देना चाहते हैं, तो आप उसमें आना प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरे लिहाज से ये इकोनॉमिकली भी ये सेव करेगा, इकोनॉमी आपके लिहाज से भी, इंडिविजुअल भी, और गवर्नमेंट के लिहाज से कि पेट्रोल कंजप्शन कम होगी। सो इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी लाजमन होनी चाहिए। लाहौर में तकरीबन, अच्छा, मेरी बात सुने, इवन जो ये ऑफिसेज होते हैं, जैसे हमारे भी ऑफिस में लोग आते हैं और दूसरे ऑफिस में बाहर के मुल्कों में, अमेरिका या कनाडा के जाएँ तो वहाँ पे कारपूलिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। कारपूलिंग आपको पता है ना क्या होता है? बिल्कुल ऐसे। तो वो वहाँ पे तो हर जगह ये कारपूलिंग यूज़ कर रहे हैं, मगर हमारे पास हमें भी कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी, हमें चेंज लाना पड़ेगा। देखिए हमें हर चीज़ जो है ना बर्डन, वो हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट करे, हमें भी अपना रोल प्ले करना है, इंडिविजुअली हमें भी एक्ट परफॉर्म करना। मैं एक और चीज़ पूछी थी, जो खटारा गाड़ी है, जो पंचर गाड़ियाँ, बिल्कुल पंचर, वो टायर पंचर नहीं, पंचर वाली जो खटारा गाड़ियाँ होती हैं जो धुआं फेंकती हैं, गंदी गाड़ियाँ रोड्स पे आपको पता है आम देखने को मिलती हैं, हर गली से निकल रही होती हैं, हर रोड पे निकल रही होती हैं, और आम देखने वाला शहरी बार बार देख रहा होता है, रोज़ सारा दिन को 10-12 गाड़ियाँ आते जाते देखता है। मगर मेरी बात सुने, हम इसके ऊपर अभी तक काबू नहीं पा सके। ये कितनी जहरीली है हमारे लिए? नहीं, इसके लिए भी एक काम शुरू हो गया, शायद हमने उस पर वो नहीं किया, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन टेस्टिंग मैंडेटरी कर दी है, आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट कर रही है ना। मतलब अब इससे पहले नहीं था, अब स्टिकर लगाना ज़रूरी है। मैं हमें कोई टाइमलाइन दे दिया, दिसंबर तक ये कोई टाइमलाइन है, उसके बाद इस पर चलान होना शुरू हो जाएगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना, आप लोगों के प्रेशर से काम शुरू हो गया। अब आपको वाटर कैनन नज़र आ रही है ना जी, तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता था। तो देखिए एक्शन भी सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा, बात सही है। तो कुछ ना कुछ एक्शन तो स्टार्ट है, बट ये कि ये हैमरिंग थ्रू आउट द ईयर होगी, तो पब्लिक को भी हमने चेंज करना है ना। देखिए हमने खुद भी तो मास्क पहनना है, हमने आइज़ को कवर करना है, हमने बाहर उस वक्त निकलना है जब रिक्वायरमेंट हो। जैसे आपने कहा कि हमारी आदत है, थोड़ा सा वेदर हमें कूल लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि फॉगी सा है, हम स्मोगी तो समझते नहीं है ना, तो हमने तो जाना है बत्तियां देखने के लिए। सो हमारा जो ये कल्चर, छोटी सी बात कर दूं फिर ब्रेक लूँगी, फिर आपके पास दोबारा आते हैं कि ये जो हेलोविन पार्टी अभी आपको पता है ना गुजरी है 2 दिन पहले, उस हेलोविन पे इतने लोगों ने बॉन्ड फायर कर करके, ठीक है, आग के धुएं निकाल के अपने बारबेक्यू के ऐसे इंतज़ाम किए हुए थे। मुझे तो एक तो बात समझ नहीं आती कि हम कौन सी ऐसी, पता नहीं, हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ तक मुझे पता है, मगर हम ये जो वेस्ट का कोई ऐसा कल्चर जो है ना हम अपना के बैठ गए, जिसमें हेलोविन पे हमने लाखों करोड़ों रुपए ख़र्चा किए हैं। घरों में आप सोच नहीं सकते थे कैसी कैसी पार्टीज़ जो हैं वो नुमाया हुई हैं, क्योंकि मैं तो आपको पता है सोशल क्राउड की भी मेरे साथ थोड़ी सी इंट्रैक्शन है। तो जब मैंने लोगों के सोशल क्राउड के पिक्चर्स देखी हैं, अपने प्रोफाइल्स लोगों के उन चीज़ों के ऊपर जो मेरे कुछ जानने वाले, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मतलब वी आर सेलिब्रेटिंग हेलोविन
और इस तरह की घटिया हम लोग काम कर रहे हैं कि जिसमें बारबेक्यू के इंतज़ाम किए हुए हैं, हमने बॉन फायर रखा हुआ है, लोगों ने बॉन फायर के इर्द गिर्द जो है हेलोविन माइकल जैक्सन के ना डांस और गाने लगा के बड़ी क्लब नाइट बनाई हुई थी। यार शर्म करो, हेलोविन की मौत मरोगे किसी दिन अगर ये हरकतें नहीं छोड़ी। ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम स्मोक के जो असरात हैं जो हमारी सेहत पे होते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अच्छा, ये जो मैं पूछ रही थी कि जैसे जो खटारा गाड़ियाँ हैं जो धुआं फेंकती हैं, अब ये जो गाड़ियों का धुआं है ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? ये मेजर कंट्रीब्यूटर है जी। आपको लाहौर में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 48 लाख रजिस्टर्ड बाइक्स और 3 लाख अनरजिस्टर्ड यानी 51 लाख बाइक्स हैं और 7.8 मिलियन कार्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन इसके अलावा है। आप ऐड करें इसका कंट्रीब्यूशन, हम लोग ज़्यादा बर्डन डालते हैं कि ये जो फसलों की कटाई है वो जो जलाते हैं, लेकिन लाहौर में तकरीबन 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो इनसे निकलने वाले धुएं से है। अच्छा, ये एक एलिमेंट है। एक और एलिमेंट जिस पे हम कम फोकस करते हैं, ये गाड़ियाँ टायरों पे चलती हैं और टायरों से जो रबर निकलती है वो रबर भी जो है वो भी हवा में शामिल होती है और वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। सो यही वो चीज़ें हैं जो हमें तंग करती हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि अब रूल क्योंकि पास हो चुका है तो वो जो एमिशन टेस्टिंग है वो मैंडेटरी है। जब वो हो जाएगी तो किसी हद तक बेहतरी आ सकती है, किसी हद तक। अच्छा, हमारे फेफड़े हैं, है ना, हम अगर कोई ऐसी जैसे हमारे लंग्स को भी नुकसान बहुत जल्दी आपको पता हो जाता है, तो बच्चों के जो फेफड़े होते हैं तो उनके वो कितने नाजुक होते हैं और उन पे कितनी जल्दी इफेक्ट करती है कोई भी ऐसी चीज़। आप अपने सराउंडिंग में देखें, कोई घर में इस वक्त कोई ऐसा बच्चा लगता है जो स्नीजिंग छींके ना मार रहा हो, जो खांसी ना कर रहा हो, सारों को लगी। तो ये तो बड़े ही वोलेटाइल एज होती है। इसमें इनके लंग ग्रो कर रहे होते हैं और ये केमिकल उनके लंग्स के अंदर जा रहे होते हैं। आप इनको मना भी नहीं कर सकते कि आप बाहर ना जाके खेलें। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इनकी ग्रोथ के लिए भी जो बाहर निकलना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। तो ये तो मेरे मेरे लिहाज से बहुत ही अलार्मिंग है। और आई पार्शली एग्री विद योर स्टेटमेंट कि स्कूलों को कुछ हद तक की जो एज है उस तक के लिए या बंद करें या ऑनलाइन करते हैं, बिकॉज हमने कोविड में ऑनलाइन काम करके दिखा दिया ना। तो ये चीज़ें भी हमें सेव कर सकती हैं, बच्चों को सेव कर सकती है, प्लस वो बच्चे जो गाड़ियों पे जिन्होंने आना था वो गाड़ियों के रश से ट्रांसपोर्टेशन में भी कमी आ सकती है। अच्छा, जैसे ये फेफड़ों का कैंसर है, अगर ये बड़ों को तंग कर रहा है और हो सकता है इसके चांसेस हैं, तो क्या बच्चों में भी ये चांसेस होंगे? देखिए अभी तक तो बच्चों में इसका एविडेंस इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि बड़े जो हैं वो बाहर ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। तो ये लंग कैंसर का बाइस बनता है स्मोक, ये याद रखें। ये स्किन कैंसर का भी बाइस बनता है और इसके केस रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, हम फेफड़ों की हिफाजत के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसकी भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है कि हम उससे बचना तो चाहेंगे, तो किस तरह से कर सकते हैं फेफड़ों की हिफाजत? एक देखें, सबसे पहले जब ऐसा वेदर आता है तो वो लोग जिनको हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप का मतलब ये है एक्सट्रीम ऑफ एज, प्रेग्नेंट फीमेल, जिनको सांस का मसला है, जिनको दिल का मसला है, जिनको गुर्दों का या जिगर का मसला है, या कोई क़ुव्वत मुदाफ़ित कम करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, उनको तो स्पेसिफिक एहतियात करनी चाहिए कि वो कम से कम बाहर निकलें। जब भी बाहर निकलें तो मोबाइल से एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लें कि कितना है और मुझे बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर बाहर जाना नेसेसरी है तो मास्क से आप कवर करें अपने फेस को, प्लीज़ आइज़ को ज़रूर कवर करें, बिकॉज ये यहाँ से भी अब्जॉर्ब होती है। लोग इसको ओपन रखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्लासेस लगा के जाएँ ताकि ये आँखों से अब्जॉर्ब ना हो। एंड जब आप वापस आएँ तो अपने एक्सपोज एरिया को नीट एंड क्लीन रखें। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस वैक्सीनेशन जो प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है उसको प्लीज़ ज़रूर लगाएं। उससे, क्योंकि जो फ्लू वैक्सीनेशन हैं उनका बेनिफिट सिर्फ ये है कि वो किसी हद तक फ्लू से प्रोटेक्ट करती हैं, और अगर आपको फ्लू होगा तो नमूनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग भी वैक्सीनेशन अपने आप को लगाएं। अच्छा, अब मगर वैक्सीनेशन का कुछ टाइम भी होता है ना कि इस टाइम से इस टाइम तक ये लगा सकते हैं, वेदर चेंज से, लेकिन इट्स नॉट लेट। अभी भी आपका जो कोल्ड वेव है उसने आना है। अच्छा। अभी भी अवेलेबल है तो लगा लेनी चाहिए। मतलब ये नवंबर का महीना भी अगर कोई लगाना चाहे तो ओके, बिल्कुल लगा लें। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि जो हम लोग कचरा जलाते हैं, ठीक है, ये जो हम अपनी खेतें जला रहे हैं जितने भी किसान हैं, उससे भी तो देखें ना धुआं एवोपरेट होता है, वो भी तो यही गंदा बिल्कुल धुआं है। ये इसकी कंट्रीब्यूशन मेजर सिटीज़ में 5 to 7% है। तो ये इस पे भी बैन है, और हमारी जिस चीज़ पे बैन हो, पता नहीं हमें शौक है वो ज़्यादा काम करने का, तो वो हम लोग करते हैं और इसको नहीं करना चाहिए। कूड़ा तो अब देखें साफ़ सुथरा पंजाब के लिहाज से एक काम चला हुआ है, और आप हर घर के सामने कहीं ना कहीं पे कूड़ादान पड़े हैं। हमने कूड़ादान के अंदर नहीं फेंकना, उसके बाहर कूड़ा फेंकना होता है, और फिर उसको जलाना भी। हाँ जी, ये हमारी पता नहीं क्या हैबिट है। सो ये थोड़ी सी एफर्ट करके अगर हम उधर डाल लें तो फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर डाल दें। हमने बाहर फेंकना है और फिर कहना कि गवर्नमेंट ने उठाया नहीं, तो हमें अपनी आदत को बदलना चाहिए। हम बोलते तो हैं मगर हम करते नहीं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते एक्चुअली। हमें बोलना आता है
है ना, उसके बिल्कुल अलावा ऐसे। हमें कोई काम कुछ नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, और ये जो भट्टे वगैरह होते हैं, हाँ ये भी तो बड़े नुकसान। अच्छा, मैं एक बात कर रही थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो अभी पीक टाइम है जिसमें हम नंबर 1 पे जा रहे हैं, टॉप पे जा रहे हैं स्मोक के हवाले से, तो वाई नॉट अभी भट्टा जितने भी हैं अगर उनको थोड़ा सा टाइम के लिए बंद कर दिया जाए। देखिए रोज़ी तो बंद नहीं कर सकते ना, तो हर फिर चीज़ की रिप्लेसमेंट वो है। फिर वो तो smoke भी उसमें तो create जिग कर जैग रहा है। टेक्नोलॉजी का भट्टे होते हैं। क्या मतलब? वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एमिशन मिनिमम हो जाती है। उसको भी जो भी अब भट्टा लग रहा है उसमें ये जिग जैग टेक्नोलॉजी लगाना मैंडेटरी है। हाँ, बदकिस्मती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल। आप हैरान होंगे, देयर इज़ नो सच रूल जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में शायद नहीं, हर रूल एग्जिस्ट करता है। इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। अब देखिए टास्क फोर्स बन गई है, फोर्सफुली हम काम करा रहे हैं, जैसे नजायज़ तजावज़ात को गिरा रहे हैं, इसी तरह इस पर भी फोर्स बन चुकी है, इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। यही काम हमें विजिलेंटली थ्रू आउट द ईयर करना चाहिए। तो फिर स्लोली एंड स्लोली हम मूव करेंगे टुवर्ड्स स्मोक फ्री ग्रीन पाकिस्तान की तरफ इंशाल्लाह। और ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं इनके जी। लिए भी बता दें, प्रेग्नेंट लास्ट में वुमेन जो ज़रूरी हैं उनमें मिस कैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें लो बर्थ बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बेबी में एस्थमा या सांस रिलेटेड डिजीज़ के चांसेस स्मोक में अगर रहें तो बढ़ जाते हैं। और उनकी नशोनुमा के लिए भी प्रॉब्लम हो जी, सकती है। ग्रोथ में भी After डेवलपमेंट delivery प्रॉब्लम होता बच्चों है। की। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई की हमारी। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि आपने अपना किस तरीके से ख्याल रखना है। बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि अभी तक हम स्मोक पे काबू नहीं पा सके। तो या फिर ग्लासेस जो हैं आंखों को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अपनी हिफाजत खुद करें, अपने घरों के बाहर कचरे ना जलाएं, ठीक है। और जितने भी किसान भाई जहाँ जहाँ जिस रूरल एरिया में आप मेरा ये शो देख रहे हैं, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने खेतों को ना जलाएं, ख़ासतौर पे इस टाइम पे अभी, क्योंकि ये बहुत गंदी स्मोक पैदा कर रहा है। और जिनकी खटारा गाड़ियाँ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी जाके गाड़ियों को जो है ना ठीक करवाएं। इंटरनेशनल लेवल पे तो लोग MOT का काम कराए बगैर गाड़ी नहीं निकालते रोड पे, और हमारे यहाँ MOT का कोई सिस्टम ही कोई नहीं है। तो प्लीज़ अपनी गाड़ियों की जो है ना ये चीज़ें चेक करें, और ताकि अपने लिए भी हिफाजत हो और दूसरे की भी हिफाजत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे सुसाइड के ऊपर। एक तो सुसाइड वो होती है ना कि जिसमें इंसान के पास कुछ नहीं है, वो अपने घर वालों का पूरा नहीं कर पा रहा, कमा नहीं पा रहा, फेलियर है और बहुत डिप्रेशन में चला गया, एंड देन वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है या कर लेती है, या इश्क की नाकामी या कोई ऐसी सिचुएशंस। मगर अब जो सिचुएशंस मैं देख रही हूँ वो ये हैं कि ना तो आपके पास कोई ऐसा ट्रॉमा है कि आपका कोई इश्क में फेलियर हैं आप, और आपको कोई धोखा मिला है, या फिर आपके साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, या आपकी जायदाद किसी ने हड़प कर लिया, या आपको आपके बच्चों को घर पे कोई फीड करने के लिए आपके पास कोई ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए कोई ज़राया नहीं है, कुछ नहीं है। मगर अब वो सिचुएशन के बगैर भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। उसमें क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? कोई मेंटल सिचुएशन भी हो सकती है, कोई ऐसे ट्रॉमा भी हो सकते हैं जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ हो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े मीडिया पे बैठे हुए होते हैं लोग, और बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए होते हैं, ठीक है, बिज़नेस पे बैठे हुए होते हैं। शोबिज़ की भी बहुत सी पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं, अच्छा काम चल रहा है और सब कुछ ठीक है, और एकदम से उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। एक वो इंडिया के एक्टर थे ना बहुत बड़े, मुझे उनका नाम भूल गया, जिनका ये सुशांत, जिनका ये गाना भी था खैरियत पूछो, तो वो उनकी सुसाइड अटैम्प्ट स्टोरी जो है वो आप लोगों के सामने है किस तरीके से। मतलब ही वॉज अ फेमस पर्सनालिटी, अपने फेम के पीक पे जाके उन्होंने सुसाइड की थी, और बहुत बड़ा ट्रॉमा था पूरी इंडस्ट्री के लिए भी। फिर उसके बाद हमारे इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो मैंने देखा बहुत से ऐसे लोग हैं जो शोबिज़ की पर्सनालिटी हैं, बहुत बड़ा बड़ा नाम है, अगर उनके साथ अच्छे बुरे कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं तो हमारा मीडिया जो एक ऐसा रोल प्ले करता है ना, ऐसा रोल प्ले करता है, मैं आपको क्या बोलूँ, कि जिसमें वो उसको इस मरहले पे ले आता है कि वो बंदा जो है सुसाइड अटैम्प्ट कर ले। और ये बड़ी एग्जांपल्स हमारी आप लोग देखते आ रहे हैं, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा काम होता है, रोल प्ले करता है हमारा मीडिया इस काम में, कि जो नहीं मर रहा मरते को मार दो पहले भाई, उसको फ़ौरन सहारा दो कि भाई निकलो मरो। तो आज हमारे पास डॉक्टर आमना आरिफ मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, तो उनसे एलैबोरेट करेंगे आज की ये सारी कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आमना, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके इसलिए मैंने रखा क्योंकि इसमें वो लोग हैं शामिल जो कामयाब भी हैं, जिनके पास पैसा भी है, अपनी पीक की सिचुएशन पे भी हैं, लाइमलाइट में भी हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और फैमिली भी अच्छी है उनके पास, मगर उसके बावजूद अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड। व्हाई इज़ दैट?
अच्छा, पहले तो जैसे अभी आपने शुरू में बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया ना, उसी में एक बात का आंसर ये है कि हमने ज़िंदगी को इतना मुश्किल कर दिया कि मौत आसान लगने लग गई है। अब मौत आसान है और ज़िंदगी इस सिचुएशन में गुजारना मुश्किल है। अस्तगफुरुल्लाह। ये सिचुएशन बन रही है ना, जो आपने जितना एलैबोरेट किया उसको अगर मैं 2 लाइन्स में बताऊँ तो वो ये है। और दूसरा ये जो एक है ना कि जिनके पास सब कुछ है, उनके कहीं ना कहीं माइंड में ये एक बनता है कि सोसाइटी मुझे सबको खुश दिखाना है अपना आप। अच्छा। कि मेरे पास क्योंकि सब कुछ है तो मैं खुश हूँ ना। वो जो एक रियल फेस हमारा है, जो हम हैं, मतलब हर पर्सन ज़हनी तनाव में है इस वक्त। लेकिन वो जैसे एक शेर भी है ना कि ये जो बात बात पे हंसते हैं, गले लगाए तो रो पड़ेंगे। मतलब एनीबॉडी जो कि आपको हर वक्त खुश नजर आता है, पॉसिबल नहीं है हर वक्त खुश हो। मगर आप ना देखें ना, हर वक्त सुकून तो तभी मिल सकता है ना जब हम कब्र की आगोश में जाएंगे। जब तक जिएंगे, जब तक हमने स्ट्रगल करनी है या कोई काम करना है या प्यार करना है, ज़िंदगी जीनी, डिप्रेशन, टेंशन, ये प्रॉब्लम ये तो साथ उसका पार्ट है। लेकिन जिनके पास जब बहुत कुछ होता है ना, हाँ। उसकी साइकी ये कि उन्हें लगता है कि मेरे पास क्योंकि अब सब कुछ है तो मैंने दुनिया को ये दिखाना कि मैं सिर्फ खुश हूँ। अच्छा। मैं अगर दूसरा दिखाऊंगा, जैसे उनकी 3 मेन बड़ी रीज़न है। एक तो ये कि जैसे मैं कहती हूँ 3D है, दूरी है अपनों से, शेयरिंग नहीं है, ठीक है। फिर वो दर्द है जिसको वो हर वक्त बस एक किसी तरह से छुपाना। और दूसरा रिलेशनशिप में वो जो कॉन्टीन्यूसली तनाव है ना, किसी से शेयरिंग नहीं कर पाना, क्योंकि उन्हें लगता है कि शेयरिंग करना जो है ये एक वीकनेस है। मेरे पास तो सब कुछ है, मैं इतना मजबूत हूँ, मेरा पूरा एम्पायर है, और मैं किसी से साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बैठूंगा। सबसे मेन चीज़ जो हमारा एक स्टिग्मा है ना कि मेंटल हेल्थ, अभी आपका पहले जो सेगमेंट चल रहा था फिजिकल हेल्थ है, स्मोक है, हम फ़ौरन जाएंगे डॉक्टर के पास के चेक करें मुझे क्या हो रहा है, या अगर ज़रा सा यहाँ पेन हुआ तो हम चले जाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। लेकिन जैसी एक ज़हनी, मतलब जैसे अगर मैं उदास हूँ, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका दिल में पेन है तो आप चले जाएंगे, लेकिन अगर दिल उदास है तो आप कहेंगे ये तो स्टिग्मा है, तो मैंने साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना। तो ये जो एक वीकनेस कंसीडर, इसको स्टिग्मा बनाया हुआ है ना, तो जिसके पास जितना ज़्यादा होता है वो लोगों को दिखाना चाहता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, जापान, चाइना और नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा इस तरह के केसेस पाए जाते हैं जिनके बारे में आप बात करें। आप देखिए, शेयरिंग उसमें बहुत मेन रीज़न होगा कि वो अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं अपनी चीज़ें और वो लोगों से शेयर नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चरली ये दिखाया होता है। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ की आपने एग्जाम्पल दी, तो यहाँ बैठ के हम भी सोचते हैं ना कि उन्हें क्या टेंशन, वो तो एक बड़े वेल एस्टेब्लिश सिस्टम में रह रहे हैं। अब उनमें से कोई निकल के ये बात करेगा ना, तो उसको लगेगा कि मैं कोई वीक हूँ, मतलब मेरा मेंटल हेल्थ को हमने स्टिग्मा बनाया हुआ है। मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रही हूँ। अगर हम इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देना कि प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, शेयरिंग करनी चाहिए। एक पर्सन को जितना मर्जी वो अंदर अंदर दबाता रहेगा अपनी चीज़ों को, वो फिर सुसाइडल आइडिएशन। आमना, मुझे ब्रेक के बाद आपसे ये पूछना है कि ये फिर भी ये इतनी बड़ी तो रीज़न नहीं है कि जिस पे बंदा सुसाइड कर ले। इसको एलैबोरेट ज़रा खुल के करते हैं। आपकी भी कॉल्स हम शामिल करेंगे, आप हमारे साथ इस टॉपिक में शामिल हो सकते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी आज के दौर में भी इंसान सुसाइड क्यों करता है। टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, आज हम ख़ुदकुशी के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो ख़ुदकुशी जिसमें सब कुछ होने के बावजूद भी बंदा सुसाइड अटैम्प्ट करता है। मैं पूछना चाहूँगी, आमना हमारे साथ मौजूद है। ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और ख़ुदकुशी के दरमियान का जो ताल्लुक़ है वो क्या होता है? देखिए, ज़हनी दबाव, जैसे मैं भी बात करी ना कि जब आपको कोई भी चीज़ परेशान करना शुरू होती है, आप कॉन्टीन्यूसली उस दबाव में रह रहे हैं, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस क्लास की बात कर रहे हैं जो कि प्रिविलेज्ड है, जिनके पास सब कुछ है। तो उन्हें लगता है कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि अगर मैंने किसी को ये बताया भी ना, मतलब वो सोशल मीडिया ने भी एक आइडियल इमेज बनाया हुआ है ना कि जिसके पास जितना कुछ है वो तो ज़हनी दबाव का शिकार हो ही नहीं सकता। ये 2 अलग चीज़ें बनाई हुई हैं कि जैसे 2 एक्सट्रीम्स हैं। मतलब लोगों ने इसको मिक्स किया हुआ है इस बात को कि अगर आपको बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, तो आप खुश और पुरसुकून भी हैं, जबकि ये 2 बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप पुरसुकून भी हैं। तो जब आप कॉन्टीन्यूसली उस बेसुकूनी में और दबाव में रहते हैं और आप किसी से शेयर नहीं करते, या चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, तो अल्टीमेटली होते वो आपका डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। और फिर डिप्रेशन को भी अगर किसी स्टेज पे जाके कहीं शेयरिंग नहीं करे, तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली सुसाइडल आइडिएशन, आप सोचना शुरू करते हैं सुसाइड के बारे में, और एकदम से सुसाइड पे नहीं जाते, पहले आइडिएशन आती है। सुसाइडल अटेम्प्ट बाद में आती है, पहले आइडिएशन है। लेकिन ये आइडिएशन कहाँ से शुरू हो रही है? पहले दबाव है, आपको एंग्जाइटी रहना शुरू हुई, एंग्जाइटी डिप्रेशन में चेंज हो गई, आपने किसी से हेल्प नहीं ली, क्योंकि हेल्प लेने को वीक कंसीडर किया जाता है ना कि ये कोई वीकनेस है। और फिर अल्टीमेटली सुसाइडल आइडिएशन भी वो लोगों से जब शेयर करते हैं ना, तो वैसे बाय द वे हमारे कल्चरली लोग कहते हैं इसके पास सब कुछ है, ये ऐसे ही बोलता रहता है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, करना कुछ नहीं है इससे, जबकि वो अपनी रियल फीलिंग भी समटाइम शेयर कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली फिर उसका एंड सुसाइड पे होता है। तो ये एक पूरा साइकिल इस तरह से चल रहा होता है, दबाव से लेके सुसाइड तक।
अच्छा, क्या एहसास से ज़िम्मेदारी और ये जो मुसलसल दबाव है इंसान को हद से ज़्यादा थका देता है, कमज़ोर कर देता है क्या? हाँ, आप देखें कि हमारे कल्चर में आजकल लोग जिस्मानी तौर पर तो इतना ज़्यादा नहीं थके हुए जितना ज़हनी तौर पर थके हुए। हम सब ज़हनी तौर पर थके हुए। मतलब हम कहते हैं कि कोई ब्रेक मिल जाए, मतलब, और ये बिल्कुल ऐसा है कि जब आप कॉन्टीन्यूसली फाइट कर रहे हैं, समझ लें कि ये एक सेल्फ मेरा वो है, फेस वो है जो दुनिया के सामने है, और एक फेस वो है जो मुझे पता है कि मेरा है, और मैं हर टाइम एक प्रिटेंडेड सेल्फ, जिसे कहते हैं दिखावा करता रहता हर हूँ। इंसान के दो चेहरे आप। हाँ, और अब वो जो दिखावा है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो आपको थका देता है। आप यही मैनेज करते रहते हैं कि वो उसको ये दिखाना है, उसको ये दिखाना है, उसको, तो आप रियल कहाँ हैं? वो जो आपका अपना चेहरा है ना, उसको छुपाने और उसको ना दिखाने वाली जो फाइट है ना, ये इंसान को थका देती है। इससे बेहतर है कि जो आप हैं वो लोगों के सामने क्यों नहीं दिखाते? कल्चर इजाज़त नहीं देता, हमारी सोसाइटी बरा वो कि अच्छा देखो अब ये पागल हो रहा है, देखो ये डिप्रेशन में है, इसकी बीवी ऐसे करती होगी, इसका शोहर ऐसे करता होगा। जो भी रीज़न है, हर पर्सन के साथ हर तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो कॉन्टीन्यूस फाइट जो है ना अपने आप को छुपाते रहने की, वो थकाती है इंसान तो ये को। जो इदारे हैं, जो कल्चरल काउंसलिंग होती है, आपको लगता है कि ये इस तरह से रोक सकती है ऐसे अटैम्प्ट्स को? आप ये देखें कि सबसे भरकर मेरे जहन में आपकी ये बात से आया कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए सिर्फ नहीं चाहते कि हम किसी प्रॉब्लम को फेस करें। कुछ लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं मैंने करियर काउंसलिंग के लिए जाना है, मैंने मैरिज काउंसलिंग के लिए जाना है, और ये लोग उनको पागल भी तो समझते हैं। तो ये तो दिस इज कल्चर ना, दिस इज स्टिग्मा। हम में से भी, जैसे आपने कहीं जाना है साइकोलॉजिस्ट के पास, आप मुझे बताएंगे मैं जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है सामने बैठा हुआ मुझे जज करेगा फ़ौरन। हमें ये कल्चरली एक्सेप्ट करना होगा कि जितना जल्दी हम किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागे जाते हैं, किडनी के डॉक्टर के पास जाते हैं, उतना ही हम हमारे दिमाग के डॉक्टर के पास जाना स्टिग्मा नहीं है। बल्कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखें कि हमारे वर्क प्लेसेस पे भी कितना दबाव होता है, और वहाँ पे ट्रेनिंग्स के दे रहे होते हैं, जीतना कैसे है, आगे कैसे निकलना है, स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। मुझे लगता है आजकल जीने की ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है, प्रेशर कि जीना कैसे है। अच्छा, ये जो वर्क प्लेस पे, जो ऑफिस वगैरह में कुछ बॉसेस होते हैं, उनके बिहेवियर्स बहुत बुरे होते हैं, बड़े टॉक्सिक होते हैं। हाँ, बहुत। ठीक है, बंदा बता भी नहीं सकता, जॉब भी नहीं छोड़ सकता, उस प्रेशर में काम भी कर रहा होता है कि भाई अगर डेजिग्नेशन छोड़ दी तो आगे फिर पोस्ट किसी जगह बढ़नी कोई नहीं, जो यहाँ पे इदारे में बढ़ भी जाएगी, आगे फिर ए से शुरू करना पड़ेगा, फिर बी पे जाना पड़ेगा, फिर सी पे जाना। तो ये जो इस तरह के टॉक्सिक जो बॉसेस हैं, आपके और बॉसेस हाँ, होते हैं वर्क ये तो ऐसी, वाकई आपने पॉइंट आउट सही किया, मूड स्विंग्स इतने एक्सट्रीम्स होते हैं उनके। और ये वजह है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हायर करे लोगों को, प्लीज़ उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट ज़रूर करें। चाहे शादियों के लिए भी ये होनी चाहिए हमारे कल्चर में, अगर वो एक्सट्रीम पे अभी हम नहीं जा सकते, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, आपकी मेंटल फिटनेस चेक होनी चाहिए फॉर योर जॉब। और ये जो बच्चों को प्रेशर किया जाता है, ए ग्रेड 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 ग्रेड, ये वही है ना जो मैंने आपसे कहा, जीतने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जीने की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। आजकल हमें लाइफ में ना, लाइफ गुजारनी कैसे, इसकी ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। इतने बच्चे हैं 3-3, 4-4 साल के, वो कहते हैं टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है। उसे क्या पता टेंशन क्या होती है। हमें आना है उस तरफ कि हम जीने की ट्रेनिंग दें लोगों को, जीना कैसे है, क्योंकि लोग मर रहे हैं, सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। आप कब तक उनको वो सिखाते हैं कि ये स्किल सीख लो, AI पे चले जाओ, इधर चले जाओ। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ उस पर फोकस करें। और आप वो, अपनी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है किसी का, बस लोगों को पीपल प्लीजिंग वाला बिहेवियर, ये चीज़ें लेके हम कितना चल सकेंगे? हमारी लाइफ एंड हो जाती है लोगों को खुश करते करते। आप बानो कुद्सिया की बात ले लें, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को सिर्फ जीतना सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि हारना कैसे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं जीतो जीतो जीतो, ये जीत कैसे हासिल करनी है। भाई अगर बच्चा आपका हार गया तो फिर आपने तो सिखाया ही नहीं उसको कि फिर आपने उसकी हार को कैसे मैनेज करना है। एनीवे, थैंक यू सो मच। आपने, मैं एक बात इसमें ऐड करूँ, बानो कुद्सिया वाली बात से याद आया कि वो कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को और बेटों को ये तो बताते हैं तुमने पढ़ना है, जॉब करनी है, शादियाँ होनी है, कभी ये नहीं सिखाते कि तुम्हारे बच्चे को कैंसर भी हो सकता है, तुम्हें डाइवोर्स भी हो सकती है। मतलब कल्चरली हम लोगों को ना बहुत रिजिलियंट नहीं बना रहे, वीक जनरेशन ज़्यादा बन रही है, बजाय कि वो बनाए जो रिजिलियंट और जो फेस कर सके इन चीज़ों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आप पे एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम ज़बरदस्त सेगमेंट आपके सामने लेकर आ गए हैं। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं वर्दा सिकंदर, डाइटिशियन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे पास तो आती रहती हैं, अब तो उनका फैमिली सिस्टम है हमारे साथ। मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा सेगमेंट आज जो आपके लिए बड़ा कारआमद हो सकता है वेट लॉस के लिए। ख़ास तौर पे आपको पता है शादियों का सीज़न है, सबको वेट लॉस करने का शौक़ होता है, और ख़ास तौर पे ब्राइड्स जो हैं वो चाहती हैं कि उनकी जो वेस्ट की बिल्कुल इंचेस हैं वो बहुत कम हो जाए। तो वो साइज़ कम करने के लिए, अपनी बॉडी को श्रिंक करने के लिए अब बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे फ़ैट कैविटेशन,
एक ट्रीटमेंट है जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है, और वो किस तरीके से काम करता है, आपको कैसे स्लिम कर सकता है, श्रिंक कर सकता है, इसके कोई नुकसानात हैं, फ़ायदे हैं, जो भी हैं, क्या कॉस्ट करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपके कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं वर्दा से, अगर आपने कोई टिप लेनी है, कोई पूछना है तो यहाँ पर आप सवाल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड, आप बताएं क्या हाल है, कैसी अल्लाह हैं? का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि खैर वर्दा मुबारक। जो है उम्रा करके आई हैं। Thank और ये you so देखिए much. मेरे अम्मी अल्लाह बख्शे मेरी कहती थी कि आपके फ्रिज में सब कुछ ख़त्म हो जाए मगर आपके फ्रिज में ना खजूर ख़त्म नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो- सेहत के लिए भी और वैसे भी एनर्जी इज वेरी तो ये इंपॉर्टेंट। देखें दोस्तों का खूबसूरत जो मीठा तोहफा है वो मुझे मिल गया है, और जज़ाकल्लाह। यू आर ऑलवेज वेलकम ठीक जी, है। दोस्तों को कैसे भूल सकते हैं वाह आप? वाह क्या बात है। तो अपने भी घरों में ना खजूर ज़रूर रखें, और अपनी डाइट में एक खजूर ज़रूर आप शामिल रखें, कम से कम भी एक खजूर, मगर मैं तो 6 खजूर आराम से खा जाती हूँ। हाँ, मैंने सऊदीया में भी ये बड़ा कल्चर देखा। अच्छा, मैंने देखा उनकी एजिंग इतनी जल्दी नहीं आती एज कंपैरिजन पाकिस्तान के। हाँ। यहाँ पे औरतों के मसल बड़ी जल्दी ढल जाते हैं, बॉडी बहुत जल्दी ढल जाती है, स्किन है बहुत जल्दी लूज हो जाती है। तो मैंने वहाँ जो चीज़ देखी जो हमारे और उनके कल्चर में डिफरेंट थी, वो खजूरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और खजूरों के अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस की इतनी अच्छी तादाद मौजूद होती है जो कि हमारे मसल को बिल्ड करने में बड़ी अच्छी हेल्प करती है। देखे ना, दैट्स व्हाई यू आर आल्सो वेरी स्टिल यंग एंड Thank you so ब्यूटीफुल much, एंड अ बहुत वेरी शुक्रिया। यंग स्किन यू हैव, Really? सो दिस इज अ रियली ब्लेसिंग। तो इसलिए वाकई खजूर इज ब्लेसिंग, अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, और इसका इस्तेमाल हमें दिन में लाजमी करना चाहिए। वाह। अच्छा, अभी आप जब उम्रे में गई थी, क्योंकि वैसे टॉपिक हमारा दूसरा, मगर फिर भी मैंने कहा पूछूं, नरगिस जी भी उम्रे पे ही थी, मैंने उनकी वो जी जी footages बिल्कुल। देखी, आपकी मुलाकात जी हुई? जी नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, क्योंकि ऑब्वियसली रश वगैरह बहुत ज्यादा था। लैला भी थी, एक फिल्म स्टार लैला हाँ भी बिल्कुल, उधर थी, लैला भी मैंने कहा गई हुई काफी थी। लोग गए हुए थे। हाँ, एक्चुअली ये वाला जो मौसम था ना, ये ऐसा था कि जिसमें आइडियली रश का पीक जरा कम होता है, तो इस वजह से बहुत सारे इस तरह लोग आए हुए थे, और माशाल्लाह रौनक क्या बात है, खूबसूरत। माशाल्लाह। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फैट कैविटेशन, ये जो फैट कैविटेशन है, ये क्या चीज़ है? स्लिमिंग ट्रीटमेंट है, ये मुख्तलिफ कैसे है बाकी ट्रीटमेंट से, और ये किस तरह काम करती है? अच्छा, सबसे पहले अगर हम फैट कैविटेशन की बात करते हैं ना, अच्छा फिज़ा, यूजुअली क्या होता है कि हम लोग बीइंग अ डाइटिशियन हमेशा कहते हैं कि नॉर्मल वेट लॉस किया जाए, डाइट पे फोकस किया जाए। अच्छा, अब होता ये है कि जब हम डाइट से वेट लॉस करते हैं ना, अमूमन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे PCOS है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिससे ना डाइट से वेट लॉस नहीं हो रहा होता। या फिर क्या होता है कि बॉडी का पूरा वेट लॉस हो गया, एब्डोमेन का कोई पैच रह गया जिसका वेट लॉस नहीं हुआ, डबल चिन थी, टारगेट फैट जहाँ पे फैट की एक्यूमुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो फैट आपका विजरल फैट के साथ अटैच हो गया, ऑर्गन्स के साथ अटैच हो गया है। अब इसके लिए आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ फैट कैविटेशन। फैट कैविटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस हम लोग जो फैट का सेल है उसके साइज को श्रिंक करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसके साथ हम फैट एम स्कल्पचर, EMS, कुछ और मशीनरी और टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फैट बर्न होता है, और बाय द हेल्प ऑफ स्टीटोरिया होता है 3 दिन के लिए, स्टूल के जरिए वो चिकनाई जो आपके जिस्म की ज़रूरत नहीं है वो बॉडी से निकल जाती है। तो आजकल ये नॉन सर्जिकल बिल्कुल सेफ वेट लॉस का तरीका है। मतलब जैसे ये लेमन बॉटल होती है, गायबेला एंड ऑल दैट, ये इस तरह का काम करती है? कोई इंजेक्शन? अच्छा, ये होता है कि अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम टारगेट वेट लॉस में 7 इंजेक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से फिर हम फैट कैविटेशन बाय द हेल्प ऑफ मशीन हम लोग वो भी यूज कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपको इंजेक्शन मशीन के थ्रू? जी बिल्कुल, ये टोटली मशीन के थ्रू प्रोसेस है, ये मशीन के थ्रू प्रोसेस है। अच्छा, अब होता क्या है, ना सिर्फ ये फैट के सेल को छोटा करता है, बल्कि फैट के सेल को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने में हेल्प करता है, और वो ख़वातीन जिनका पेट लटक गया है, पट्ठे लटक गए हैं, ये अब चिन लटक गई है, कि ऐसी चर्बी अब जो लटक गई है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एजिंग के लिए भी, एजिंग कंट्रोल के लिए भी। यस। तो ये टाइटनिंग भी देती है आपकी स्किन को, या फिर सिर्फ जैसे कुछ लोग जैसे फैट अगर डिज़ोल्व करवाते हैं या फैट डिज़ोल्व होता है कुछ टेक्निक्स या मशीन्स या इंजेक्शंस के थ्रू, उसके बाद स्किन लूजिंग पे आ जाती है, तो ये कहीं से स्किन लूज तो नहीं कर देता है? डबल चिन हो गया, चाहे फैट पेट की चर्बी हो गई, यू नो ऑल दैट। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर हम लोग ना
टोटल 8 स्टेप फॉलोज करते हैं। मेजर जो फैट कैविटेशन का, जब कोई भी एक पेशेंट आता है और फैट कैविटेशन का प्रोसीजर बुक करता है तो उसके लिए हम 8 स्टेप्स यूज करते हैं। सबसे पहले उसकी सक्शन होती है, एक ऐसा टूल है जो फैट की सक्शन करता है। लाइपोसक्शन? नो नो नो, इट्स नॉट लाइपोसक्शन। इट्स के आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो भी फैट सेल्स ज़्यादा फूले हुए हैं, सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हुए हुए हैं, इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट हमको ये ऐसा सेगमेंट भी करें जिसमें हम लाइव किसी पेशेंट पे भी ये दिखाएं ताकि लोगों को पता लग सके कि इसके अंदर एक सिंगल कट भी नहीं लगता है। और बाय द हेल्प ऑफ मशीन पहले सक्शन होगी, उसके बाद कैविटेशन है। कैविटेशन इस तरह के अल्ट्रासाउंड थेरेपी है जो क्या होती है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड जेल के साथ लगा के आपके उस फैट वाले एरिया पे देते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर सेंसेशंस फील होती हैं और अल्ट्रासाउंड वेव से आपका जो फैट का सेल है वो श्रिंक होने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हम ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या करती है? टाइटनिंग में हेल्प करती है। अच्छा, कि आप फौरन साथ ही टाइटनिंग करते हैं। और उसके बाद ऊपर हम लोग EMS के पैचेस दे देते हैं। EMS स्पेशली क्या करता है? मसल को लिफ्ट करता है, मसल को टाइट करता है। और उसके बाद लास्ट जो हम लोग स्टेप करते हैं, इट इज़ फैट स्कल्पचर, कि वो एरिया आपका एक राइट शेप में आ जाए। एक्चुअली जब चर्बी आती है तो फैट और मसल जब मिक्स होते हैं और उसके बाद जब हम अन्यवार जो है वो वेट लॉस कर रहे होते हैं, अमूमन जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है, तो आपने देखा होगा वेट लॉस कर लेते हैं लेकिन बॉडी की शेप वो नहीं आती। कभी होगा कि आपका एब्डोमेन लूज हो गया होगा, कभी एब्डोमेन लटक गया होगा। तो ये जो टेक्निक है फैट कैविटेशन की, एक्चुअली इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर शेपिंग द बॉडी, बॉडी को शेप कंटूर करना। अब जैसे मेरा गल्फ जाने का इत्तेफाक हुआ तो उधर तो इट्स जस्ट लाइक कि हर गली में जैसे सैलून है उसी तरह फैट कैविटेशन। लोग वेट लॉस के साथ अपनी बॉडी कंटूर, और आपने अपनी बॉडी को जब वेट लॉस करना है तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वेट लॉस के बाद कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। मेरी स्किन लटकनी है, मेरा मसल लूज ना हो, मेरा मसल स्ट्रेंथन हो, मेरी बॉडी के अंदर दोबारा फैट जो है वो ना हो, इस लेवल तक हाइपोट्रॉफी फैट सेल की होनी चाहिए। तो ये जो फैट कैविटेशन है ये इसके लिए बड़ी हेल्पफुल है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इट इज़ टोटली सेफ, बिकॉज कोई कट नहीं लग रहा, कोई सर्जरी नहीं। और अब हर कोई यही पूछ रहा होता है कि वो फिर चर्बी जाती किधर है, मतलब हमने चर्बी को तोड़ दिया। होगा ये कि 3 दिन के लिए आपके जिस्म में, आपकी बॉडी के अंदर स्टीटोरिया होगा। स्टीटोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो स्टूल के साथ फैट बॉडी से बाहर आता है। अब लोग समझते हैं कि कहीं ये हमारा एक्चुअल हेल्दी फैट तो नहीं बाहर आता, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ अनहेल्दी फैट जो कि आपकी ऊपर विजरल लेयर्स पे आया होता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर होता है, उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है, PCOS का मसला है, वो मर्द जिनके एब्डोमेन फैट की वजह से उनके अंदर दिल के अमराज, फैटी लिवर के अमराज शुरू हो गए हैं, उनके लिए इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी ऑप्शन के वो वज़न ज़रूर कम करें। अब साथ आप टेक्निक्स करिए, यूज़ करें, साथ थोड़ी सी डाइट करें और जिसके साथ आप बासानी वज़न निकाल सकते हैं। मैं ऑफिस के अंदर जब सुबह आज एंटर भी हो रही थी तो मैंने देखा एक फ़र्द कोई एंटर हो रहे थे, तो वो गाड़ी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने पहले अपने पेट को पकड़ा, पेट को पकड़ के पहले उठाया है, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोल के तो बाहर निकले। मैंने कहा यार ये भी मसले होते हैं लोगों को कि पेट पकड़ के बैठना है, पेट पकड़ के पहले उसको ऊपर करना है पेट के साइज़ को, और उसके बाद फिर बाहर निकलना है। ओह माय गॉड! आपको पता है मोटापा इस तरह का ख़ास तौर पे तो पूरी एक बीमारी, डिजीज़ है। अपने मोटापे को कम करने के लिए जो जो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि सेफ़ साइड हैं, आप उनको गूगल करें और अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाके ये जिस तरह की हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप अपना ये काम करवाएं, अपना इलाज करवाएं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि आज हम फैट कैविटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक नई ट्रीटमेंट आई है जिससे वेट को आप अपना कम कर सकते हैं। मगर जैसे लोग कहते हैं ना, स्टैटिक्स में सिर्फ ये है कि जब तक आप कराते रहो तब तक आप फिट रहते हैं, स्टैटिक्स छोड़ दो तो फिर जिस तरीके से आप दांत नहीं मांजेंगे 4 दिन तो वो पीले हो जाएंगे। उसी तरह से जब आप स्टैटिक्स के प्रोसेस नहीं पे उनके वो प्रोसीजर्स नहीं करवाएंगे तो फिर आप वैसे ही वापस हो जाएंगे। तो इसका काम वापस आ जाता है या फैट गया तो गया, बाय बाय? अच्छा देखिए, इसमें ना मैं एक चीज़ कहती होती हूँ, आप बेरेटिक सर्जरी करा लें, आप लाइपोसेक्शन करा लें, आप एस्थेटिक का कोई प्रोसीजर करा लें, आप वेट लॉस ड्रिप्स लगवा लें, इंजेक्शंस लगा लें, इट्स ऑल अबाउट योर पोस्ट मेंटेनेंस।
कोई भी ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं नेचुरल वेट लॉस कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं अब कल से पागलों की तरह खाना शुरू कर दूंगी और बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर दूंगी, तो अल्टीमेटली मेरा वो वेट वापस आना ही है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर टेंडेंसी है वेट गेन करने की। इसी तरह मैं हर पेशेंट को कहती हूँ, हर इंसान को, कि अगर आपने एक बार वेट लॉस किया है, either from any technique, it's from aesthetic technique, it's from natural weight loss, even though from surgery, तो अगर आप उसको बाद में अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करेंगे, आपने अपने स्टमक को एक बार आदी किया कि मैं आप थोड़ा खाऊंगी या खाऊंगा, मैं साथ वॉक करूंगी, मैं कैलोरीज बर्न करूंगी, तो आपकी बॉडी मेंटेनेंस फेज में चली जाती है। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली ये आपने प्रोसीजर कराया है, जैसे अक्सर मेरे पेशेंट्स होते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हम लोग वापसी पे जाते जाते बर्गर खा जाते हैं, तो आपने ये प्रोसीजर फिर क्यों कराया? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। पहले आप माइंडसेट बनाएं कि आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, यू हैव टू फिट, और पोस्ट मैनेजमेंट अगर कर सकते हैं आप, तो इन ट्रीटमेंट्स की तरफ अगर जाएं। किसी की शादी हो रही है सपोज, तो जी। फिर ये ट्रीटमेंट्स वो कब करवा सकती हैं या करवा सकते हैं? कितने टाइम पहले शुरू कर देनी चाहिए? इसके कितने स्टेजेस होते हैं, फिर उसकी तरफ आते हैं? अच्छा, बिल्कुल जी, शादी सीज़न अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक तो शादियां ही चल रही हैं। अच्छा, यूजुअली होता यह है कि अगर तो आपका वेट 100 से ऊपर है, तो फिर तो आपको चाहिए कि आप 2.5 माह पहले अपना जो फैट कैविटेशन प्रोसीजर है इसको स्टार्ट करा दें। लेकिन अगर आपकी शादी चंद ही दिनों के बाद है और आपका वेट है अराउंड 70 kgs, तो फिर आप 2 से 3 सेशंस में आपका वेट आराम से 10 से 12 किलो लॉस हो जाएगा। यस, 10 से 12, यस, विद डाइट एज वेल, यस, डाइट और साथ आपने कैविटेशन करानी है। लेकिन अगर आपका वेट, मैंने जैसे पहले भी बात की, 100 से ऊपर है और आपका टारगेट वेट लॉस है कि आपने 30 से 20 किलो निकालना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 माह रिक्वायर्ड है, जिसमें 8 से 10 सेशंस होंगे और आप बाआसानी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, अब ख़वातीन का एक सवाल बहुत इधर आता है कि शादी होनी है तो इस प्रोसीजर के बाद कहीं कल को फर्टिलिटी होना या बच्चे होने में ना प्रॉब्लम हो। बहुत सारी ख़वातीन ये सवाल करती हैं। आपकी अगर शादी हो रही है, चाहे लड़के है और चाहे लड़की है, दोनों के लिए अपना फिट BMI होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हेल्दी वेट होगा तो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद अनहेल्दी वेट तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दिस ट्रीटमेंट इज टोटली सेफ। और अगर आपने कराना है शादी से जब लड़की का वेट कम हो तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होती है। कुछ लोग कहती है ना कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है एंड ऑल दैट, जबकि फैमिली सब कुछ सही है, हिस्ट्री सही है, तो वो वेट कम करने की वजह से भी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, है ना जी? एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताइएगा, तो फिर ये प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ है, बंदा करा सकता है, शादी के बाद भी इसकी ट्रीटमेंट्स और इसकी सेटिंग्स ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। इवन तो अब मेरे पास बहुत सारी लड़कियां ऐसी आती हैं जिन्होंने IVF की तरफ या कोई भी ट्यूब बेबी है, इस तरह के कोई भी ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, तो उससे पहले उनकी गायनेकोलॉजिस्ट उन्हें टारगेट देती है कि आप 10 से 12 किलो वेट लॉस करके आएँ, तब ये ट्रीटमेंट आपके लिए हेल्दी है। तो इसी तरह एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए भी मैं कहती हूँ कि आप कोशिश करें शादी से पहले वेट लॉस करें। फौजिया की कॉल शामिल करेंगे सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालत है? आई एम फाइन, थैंक यू। फौजिया कैसी हैं आप? आप आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी सही से। क्या कह रही है फौजिया, क्या पूछ रही है? मेरा पेट बहुत बड़ा है, मुझे इसके बारे में पूछना है। आपका फेस बहुत बड़ा लगता है, पेट बड़ा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, फेस है, पेट है? पेट पेट पेट। और आपकी एज क्या है? 20 साल। 20 साल? 20 साल। और कितनी वेस्ट कितनी है आपकी? 30 साल। 30 साल उम्र है। और वेस्ट कितनी है आपकी? तकरीबन 9 मंथ है। पोस्टमार्टम आपके किसी बच्चे की पैदाइश हुई है थोड़ा टाइम पहले? मेरा भी बच्चा है, मदर फीड पे मेरे मन पहचान लगते हैं तो। अच्छा, मेरा ख्याल है इनका बच्चा भी मदर फीड पे भी जी, है। क्योंकि 2 माह हुए हैं बच्चा हुए हुए, आई गेस। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा, चले, इनका जो सवाल है वो मेनली यही होगा कि क्या वो माएँ जिनके अभी बच्चे को बर्थ दी है और वो इस ट्रीटमेंट की तरफ जा सकती हैं पोस्ट प्रेगनेंसी में आफ्टर 3 मंथ्स। और अगर आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं तो आप कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें रेडिएशंस इन्वॉल्व है उसको अवॉइड करें। तो इसलिए कोशिश की जाए कि आप
अगर डिलीवरी के 3 माह तक ऐसा कोई प्रोसीजर ना कराएं और 3 माह के बाद प्रोसीजर की तरफ जाएं। बट ऑब्वियसली इन्होंने कॉल शामिल की है तो मेरा ख्याल है इन्हें एक अच्छी टिप देना तो बनता है। हाँ, तो वो ये कैसे कम हो सकता है? बिल्कुल, ये टिप इनके लिए ये हो सकती है कि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी का वक्त आता है उसके बाद खवातीन का खास तौर पे जो वेट है वो इन्फ्लेमेटरी वेट होता है। तो इन्फ्लेमेटरी वेट को कम करने के लिए आपने एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक बनानी है जो जिस्म में इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगी। अच्छा। उसमें करना ये है कि आपने थोड़े से स्लाइसेस अदरक के लेने हैं, लौंग लेनी है और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा लेमन ले सकते हैं और बिल्कुल बिनाए नाम हनी। इन सारी चीज़ों को हम वज़न इक्वल लेके और आप इसकी ड्रिंक बना लें। आप इसको कावे की सूरत में भी पी सकते हैं, 8 घंटे तक डिटॉक्स करके भी पी सकते हैं और इसको अच्छी तरह एक प्यूरी की फॉर्म में बना के ग्राइंडर या ब्लेंडर में उस तरह भी, हाँ, पाउडर की फॉर्म में भी या लिक्विड प्यूरी, जैसे अच्छी तरह जिंजर का जूस निकाल के ना जैसे एक सिरप की तरह बन जाएगा। तो वो आप दिन में अगर इसके 2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में जितनी सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। वेरी नाइस। और ये मदर फीडिंग पे भी है तो जीरा तो इनके लिए बहुत अच्छा तो है। बिल्कुल वो भी बहुत अच्छा है, इससे इनकी फीड भी इफेक्ट नहीं होगी, बच्चे की हेल्थ भी इफेक्ट नहीं होगी और अच्छे से वेट लॉस कर सकती हैं। ओके। और अगर ये फैट कैविटेशन वाली ट्रीटमेंट लेना चाहें तो इनको कब रेकमेंडेड होगा? अब ये जैसे आफ्टर डिलीवरी भी लोगों को मसला ज़्यादा होता है फैट का, आपको पता है चर्बी पेट पे होती है और वो एक सूजन भी होती है, तो ये फिर स्किन लूज भी होती है आपको? हाँ, स्किन सी सेक्शन के बाद स्किन लूज का तो बहुत मसला है। हाँ, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो आप ये प्रोसीजर ले सकते हैं जिससे बासानी। अच्छा, अब ये नहीं है कि आप 3 माह तक बहुत वजन बढ़ा के आए कि आपने कैविटेशन करानी है। उन 3 माह में मैक्सिमम मेंटेन करने की कोशिश करें, नॉर्मल डाइट की तरफ आएँ, फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें और प्लीज़ ख़वातीन पोस्टमार्टम के टाइम पे बहुत पंजीरियाँ और देसी घी नहीं खाना है। ये देसी घी कल को बिल्कुल हड्डियों को ताकत देगा लेकिन अपने जिस्म के मुताबिक दिन में 2 चाय के चम्मच आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। पंजीरियों के भी 2 चम्मच ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन ये कोई हाल नहीं है कि आपने सुबह एक बाउल भरा है 80 ग्राम तक और सुबह फिर दोपहर फिर शाम, और ये सारी चीज़ें शायद ताकत में कन्वर्ट होंगी, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगी, वो चर्बी में कन्वर्ट होंगी। तो प्लीज़ चर्बी कुछ साथ आप मेंटेनेंस भी करें और जो टारगेट आपका जैसे पेट है तो उसके लिए बिल्कुल 3 माह के बाद आप फैट कैविटेशन के ट्रीटमेंट की तरफ भी आ सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच वर्दा, आपने नई ट्रीटमेंट हमें इंट्रोड्यूस करवाई है। अगर किसी को वेट लॉस के लिए मदद होती है फैट कैविटेशन की तो आप अपनी गूगल सर्च और चैट जीपीटी से भी बात करके तो किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाके ज़रूर इससे अपनी ट्रीटमेंट हासिल करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अगेन थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, एक रियल स्टोरी से शुरुआत करनी है आपके साथ। एक लड़की जिसका नाम है शाजिया, वो टोबा टेक सिंह जाती है, वहीं रहती है, फिर उसकी शादी हो जाती है और जिस इंसान से उसकी शादी होती है उसको बहुत मारता है, बहुत पीटता है, उस पर बड़ा जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, उसको मेंटल टॉर्चर करता है, अब्यूज़ करता है। एंड ऑफ द डे वो डिसाइड करती है कि मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना। वो लाहौर आती है और शाजिया लाहौर आने के बाद यहाँ पे बस जाती है, उसे डिवोर्स लेती है, खुला लेती है और फिर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करती है एक नए तरीके से। मगर उस नए तरीके में शाजिया नहीं रहती। शाजिया का सफ़र शुरू होता है शाज बन के, क्योंकि उसको काम करना है, मर्दों को फेस करना है जो उसने कभी नहीं किया, इस माशरे में खड़ा होना है, उसको ब्रेड एंड बटर कमाना है, अपने लिए जीना है, माशरे को फेस करना है, उनके सवालात को फेस करना है। और वो शाज बन के आप सबके सामने आती है। वो अपनी ज़िंदगी में अपने औरत के रूप को हटा के एक मर्द का रूप तारी करती है। हस्पतालों में, कैंटीन्स में जॉब करती है, मर्दों के साथ शाने बशाने काम करती है। आज उनकी ज़बानी उनकी कहानी सुनते हैं कि शाजिया से शाज कैसे बनी। मुझे नहीं पता मैं शाजिया को बुलाऊं, मैं शाज को बुलाऊं, मगर मैं उस इंसान को बुलाना चाहूँगी जिसने इतनी तकलीफ़ें सह कर अपने आप को जो है ना इस मुकाम पे अभी भी पहुँचाया कि वो काम कर रही है और
माशरे में आप जैसों को फेस करी है। शाज, क्या बात है जी, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन यू आर। आई एम नॉट सेइंग यू आर अ लेडी। थैंक यू। आइए मेरे पास, आइए इधर आइए, आ जाए जी। इतनी स्ट्रॉन्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, शुक्र अल्लाह का। वाह, कैसे बनी इतनी स्ट्रॉन्ग? मेरे पास आए, मुझसे दूर नहीं जाना है आपने, और मुझसे नहीं शर्माना है आपने, हैं? बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, मैम, स्ट्रॉन्ग बना दिया उसने। अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाए लोगों को। आप एक, मैं कहूँगी कि मोटिवेशनल स्टोरी होंगी लोगों के लिए। वो औरतें जो, मैंने आज भी अपना शो जब स्टार्ट किया तो शुरू में यही बात की कि लोग बात बात पे ख़ुदकुशी कर लेते हैं। अब तो लोगों के पास सब कुछ है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी सुसाइड कर रहे हैं। और इनको देखें, इन्होंने कितनी तकलीफ़ें सही। शादी एक लड़की का ख्वाब होता है, और उस शादी को खूबसूरत करना एक मर्द का भी हाथ उसमें शामिल होता है। सिर्फ अकेली औरत जुल्म सह के, तकलीफ़ें सह के उस शादी को चला नहीं सकती। इस औरत ने कितनी तकलीफ़ें सही होंगी, उसके बाद ये पूरे माशरे में आप जैसे लोगों को जो फेस कर रही है, तो ये किस तरीके से एक स्टोरी है आपकी, स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। प्लीज़ सुनाए लोगों को। शाजिया से शैज़ का सफ़र कैसे हुआ? मैम शादी हुई मेरी, रिश्ता आया, घर वालों ने शादी कर दी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। हाँ। वो काम नहीं करता था। उसको कहा मैंने, 1.5 साल गुजर गए, देखती रही उसको। जब अगर 4-5 माह बाद उसे कहना कि तुम काम तो करो ना, ऐसे गुजारा नहीं होता। तो उसने चीखना चिल्लाना। जॉइंट फैमिली में थी? जॉइंट फैमिली में फिर? चीखना चिल्लाना, दरवाज़ों पे ठुड्डे मारने, बदतमीज़ी करनी। तेरी औकात क्या है, तू होती कौन है मुझे कहने वाली? ठीक है, नहीं कहती। 4-5 माह फिर गुजार दिए, नहीं कहा दोबारा। फिर उसके बाद फिर 4-5 माह बाद बोला उसे कि तू काम कर ले खुदा के लिए, ऐसे गुजारे नहीं होते। मुझे शर्म आती है, लोगों की रोटियां खाते हुए मुझे तकलीफ होती है। जो तू कमा के लाएगा वो मैं हक से खा सकूंगी, लेकिन दूसरों की मुझे शर्म आती है। निकम्मा और था। बाकी अच्छा, काम नहीं करता था? जी, आपको गैरत होती थी, आपको गालियां देता था, बदतमीजी करता था, जी। मारता था, ठुड्डे करता था, जी। शोर शराबा और तमाशा, मेंटल टॉर्चर करता था? मैंने 2.5 से 3 साल डर डर के गुजारे। तो वो जो आपके इन-लॉज थे, उनमें कौन कौन था आपके घर पे? उनमें मम्मा थी, भाई थे। घर उनके दूसरे भाई वगैरह चलाते थे? हाँ। तो आपको सपोर्ट करते थे, आपकी बात पे साथ देते थे? हाँ, देते भी थे, हाँ। नहीं भी देते थे। वो बाज़ औक़ात कह देते थे। सेपरेट थे ना वो। अच्छा, अलग रहते थे? हाँ, वो आउट ऑफ सिटी रहते थे। अच्छा, तो घर की रोटी चलना मुश्किल हो जाता था जब आप उनके साथ रहती थी, अपने मियाँ के जी। साथ। फिर आपने क्या स्टेप लिया, क्या सोचा? मैम फिर मुझे एक दिन कहता कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ना मेरे भाइयों ने मेरा साथ देना है, तो मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारा जेवर चाहिए। जो आप लेकर आई थी? जी। अपने घर से? जी, अच्छा। मैं जो लेकर आई थी। हाँ। मैंने सोचा ठीक है, हो सकता है ये मेरे जेवर देने से हो सकता है ये जो कह रहा है कि ठीक शायद हो। कुछ काम कर ले, काम कुछ कर ले। फिर जैसे फिर हर मैंने औरत जेवर करती है। जी। अच्छा, फिर? जेवर दे दिया उसको। जेवर देने के बाद 1.5 साल गुजर गया। फिर जब पूछना तेरी औकात क्या है, तू होती कौन है, तू कहने वाली, उसने मुझे मारना। उसके बाद फिर एक दिन प्यार से बोलता है, ए जी तकरीबन 7-8 माह बाद, जेवर देने के बाद 7-8 माह बाद मुझे कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं, तुम्हारा जेवर इतना नहीं है जिससे मैं कोई काम कर सकूं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या, कितने मुझे तोले- पैसे कितने चाहिए। कितने तोले सोना था आपका? मैम तकरीबन होगा 3 तोले होगा। 3 तोले था।
अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ये स्टोरी आपके लिए मोटिवेशनल है, स्टे ट्यून। ओके, वेलकम बैक। शाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और आपको मैंने जैसे बताया कि शाज़िया से शाज़ का सफ़र इनका कैसे शुरू हुआ वो बता रही हैं। फिर इनका मियाँ जो था वो जालिम था, इन पे जुल्म करता था, तशद्दुद करता था, काम भी नहीं करता था, पैसे भी नहीं कमाता था। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि आप लाहौर आएंगी और खुला लेंगी, राइट? जी मैम। फिर जब खुला लिया तो उसके बाद यहाँ पर जो रहना शुरू किया, तो फिर ये शाज़ कैसे बन गई, इसकी क्या वजह थी? मतलब लड़की का रूप क्यों हटा के आपने मर्दों की लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो की? मैम मेन जो पर्पल था मेरा ये था कि एक तो स्ट्रगल करनी है यहाँ पे, हाँ, और एक सेफ भी रहना है लोगों से, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके कुछ वार किस्से देखे हैं ना, अपने आँखों से देखे हैं। हाँ, तो इस वजह से मैंने यही मुनासिब समझा कि इसी गेटअप में रहूँगी तो ज़्यादा सेफ रहूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है भी। कितने लंबे बाल थे जो आपने कटाए? इतने तो थे ना मेरे। लंबे थे? हाँ जी। फिर बाल कटवाए आपने? जी। तो जिसको बोला कि मुझे लड़कों का गेटअप दो, मुझे लड़का बनाओ, तो उसने बाल काट दिए आपके ऐसे? जाहिर है मैम। फिर जो कपड़े हैं, लड़कों वाले कपड़े, किन बाज़ारों से जाके ख़रीदे फिर? जब ये कपड़े मिले कहाँ से सारे? बाजार से फिर मैंने लिए। लड़कों वाले पैंट, लड़कों जी। वाले जूते, जी लड़कों वाली शर्टें, जी मैम। सब कुछ। जी। तो जो लड़की वाले आपके कपड़े थे, जाहिर सी बात है आपके जेवर भी चले गए, लड़कियों वाले जो पहनने के आपके ख्वाब होंगे, सब कुछ तो सारा कुछ ही मैम ख़त्म कर सब दिया। कुछ ही ख़त्म कर दी थी। लड़कियों वाले जो कपड़े थे वो सब कुछ आग लगा दी उनको? यस, टोटली पिछली मेमोरी मैंने ख़त्म कर ली है अपनी ज़िंदगी से, सारा कुछ। क्योंकि मैं बहुत डिसाइड हो गई थी मैम। मैं ऐसे आइसोलेशन में चली गई थी एक किस्म की। आपके अपने घर वाले, मुझे- आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन? मम्मा नहीं रही, हाँ, भाई जिनके साथ रहती थी वो नहीं रहे, हाँ, फिर ये वाक़या होना मेरे साथ। तो ये तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर सारा कुछ हुआ। तो फिर मैं इतना रोती थी, डिप्रेशन में थी। फिर कुछ घर वालों ने साथ दिया, चाची चाचू ने कुछ साथ दिया। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जॉब करनी है, हिम्मत पकड़नी है, लाहौर चले। कि सुना है कि जिंदा दिलों का शहर है। तो फिर लाहौर आई? बस लाहौर नहीं आई। गई। तो बस गई वैसे माशाल्लाह है। जी तो फिर जॉब कैसे मिली? पहली जॉब जो आपने की वो कौन सी थी और कहाँ की? मैम, इधर से मेरी सेपरेट से जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे आई, मैं जॉब ढूंढ रही थी, जॉब मिली 10-12 दिनों बाद। फिर उसके बाद क्या जॉब थी? कैसी जॉब थी? वो मैम ऑनलाइन जॉब थी एक। अच्छा, तो वहाँ पे मैं जाती रही, लेकिन फिर मेरा 2-4 दिनों बाद एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। अल्लाह खैर। फिर? एक्सीडेंट हुआ मैम, अब मैं यहाँ पे अकेली, ये मेरे टांके लगे हुए हैं। हाँ। तो फिर हिम्मत पकड़ी, कोई कोई बात नहीं, अल्लाह है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। फिर फिर अगली जॉब कैसे मिली? फिर अगली जॉब मैम 4-5 माह बाद तकरीबन जाके फिर मुझे जॉब मिली जना हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स कैफेटेरिया में। अच्छा, वहाँ पे भी जॉब की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, और बड़ी रिस्पेक्ट मिली मैम सारे वहाँ से। डॉक्टर्स के साथ सलाम दुआ अच्छी जी, हो गई होगी। जी, अब भी मुझे जानते हैं, और अब भी जब भी कहीं मिले तो मुझे पहचान लेते हैं, शाज़े तू तो उधर थी। तो छोड़ यहाँ के पर उधर। अब कहाँ रहती हैं? किसी हॉस्टल में रहती हैं? जी कहाँ मैम। रहती हैं? हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल में रहती जी। हैं। अभी जॉबलेस हैं आप? जी मैम। अच्छा, तो क्या करना चाहती हैं? किस किस्म की जॉब ढूंढ रही हैं? कुछ बताएं ताकि कोई इदारे अगर आपकी मदद कर सके तो मैं साथ अपील करूंगी। आपने पेट्रोल पंप पे भी जॉब की हुई है ना? जी मैम, पेट्रोल पंप पे। हाँ। उसके अलावा मैंने टिमिस पे, एम्पोरियम में, वहाँ पे भी मैंने की हुई है। मेरी बात सुने, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और मैं इनको लेडी नहीं कहूँगी क्योंकि मोस्टली जो लेडीज़ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। आज भी हमारे माशरे में औरतों को इतना स्ट्रॉन्ग ना तो कोई घर से सपोर्ट मिलती है। कहते तो हैं लफ्ज़ी, हम बातें तो बहुत करते हैं, मगर हम अभी भी आज भी अपनी औरत को कमज़ोर बना के ख़ुद रखते हैं।
ना तो घर वालों की तरफ से इतनी सपोर्ट मिलती है और ना ही फिर शादी के बाद औरत को मार दिया जाता है। औरत का ना तो पहले अपना कोई घर होता है, ठीक है, उसके बाद शादी करके जाती है तो फिर शादी के बाद भी उसका कोई अपना घर नहीं होता, और शादी से अगर उसकी तलाक हो जाए तो उसके बाद तो बिल्कुल बेघर हो जाती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी स्टोरी को सुनने के बाद कि अपनी बेटी को जेवर और पैसा मत दें कि कल को कोई बेच दे या उसको मारे पीटे तो उससे छीन के ले जाए या चोरी कर ले। अपनी बेटी को, आप भले अपने बेटे को मगर कुछ ना दें, बेटी को एक घर दे दें, बेटी को एक छत दे दें, क्योंकि बेटी के पास घर नहीं होता ना, और जब तलाक हो जाती है तो बेटी बिल्कुल बेघर हो जाती है, रोड पे आ जाती है। तो अगर आपने अपनी बेटियों को कोई फ्यूचरली स्ट्रॉन्ग देखना है तो अपनी बेटियों को आप घर ज़रूर दें उसकी शादी पे, या फिर जिस घर में रह रहे हैं बेटियों की शादी करें तो बेटियां अगर ज़्यादा हैं तो उनको उनमें हिस्सा ज़्यादा दे दें, बेटों से बेहतर बेटियों को स्ट्रॉन्ग करें। मुझे यही लगा इस स्टोरी को सुन के। और इनका टिकटॉक पे अकाउंट है, आपका टिकटॉक पे क्या अकाउंट है, किस नाम से? शाज खान 748। ओके, इस अकाउंट पे अगर कोई मैसेज करके इनको कोई जॉब देना चाहता है तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि इनके हिसाब की कोई जॉब है, ईमानदार और मेहनती हैं, तो प्लीज़ इनको जॉब ज़रूर दीजिएगा। और मेरी बहुत सारी दुआएं ऐसी सारी पर्सनालिटीज़ के लिए जो स्ट्रगल कर रही हैं और काम कर रही हैं। और आप माशरे को कसूरवार करूँगी मैं तो सिंपली जिन्होंने इनको शाजिया से शाज बना दिया। अल्लाह हाफ़िज़।